सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और याली मदद। आप देख रहे हैं सलाम नमस्ते कनाडा टीवी प्रोग्राम ऑन चक दे टीवी। मैं हूं आपका होस्ट अकबर हिराव। दोस्तों, एक बार का किस्सा है कि एक सल्तनत का बादशाह था। उस बादशाह का ये कहा जाए कि उसकी रियाया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा कामयाब बादशाह रहा। उस बादशाह का एक वज़ीर था। उस वज़ीर से उसे बड़ी ही ज़्यादा अकीदत थी, क्योंकि वो वज़ीर अपनी नौयत का बहुत ही ज़्यादा काबिल और बहुत ही ज़्यादा दानिशमंद इंसान था। मगर इस बादशाह को इस वज़ीर की एक बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। काम सही हो या गलत, वो हमेशा एक बात कहता था कि इसमें कोई भलाई है। यानी कि एक दफ़ा बादशाह अपने दरबार के अंदर आया और उसका हाथ कटा हुआ था। तमाम दरबारियों ने मिलकर बादशाह से दरियाफ़्त किया कि क्या हो गया माजरा कि आपका हाथ कटा हुआ है। तो बादशाह ने कहा कि भाई, रात को मैं कोई एक मश्क कर रहा था और उस दौरान मेरा हाथ कट गया। वज़ीर ने खामोशी से अपनी धीमी आवाज़ में कहा, इसमें कोई भलाई है। बादशाह हमेशा ये सुनता था, कभी उससे कुछ नहीं कहता था, लेकिन इस दफ़ा वो तिलमिला उठता है और वो कहता है कि अपने वज़ीर से कि मेरा हाथ कट गया है और तुम कह रहे हो कि इसमें कोई भलाई है। तो वो कहता है, हुजूर वाला, आपको वक्त बताएगा कि इसमें वाकई कोई भलाई है। सही। 2 दिनों के बाद बादशाह शिकार पे जाता है। शिकार पे अपने सिपाहियों के साथ होता है और कहीं रास्ता भूल जाता है। जंगल के अंदर भटकता भटकता वो एक जगह से गुजर रहा होता है तो अचानक जंगल के जो जंगली लोग होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं। उसे उठाकर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। बादशाह उन्हें बहुत समझाता है कि भाई देखो, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मगर वो ज़रा भी नहीं सुनते और वो उससे ये कहते हैं कि नहीं, हमें एक आदमजात की कुर्बानी देनी है और हमारे सरदार का हुक्म है, तो इसीलिए हम तुम्हें ले जा रहे हैं। जब ये लोग उसको लेके जाके पहुंचते हैं अपने सरदार के पास, सरदार देखता है बादशाह को। सरदार उसके ज़ख्मी हाथ को देखता है और वो कहता है कि ये आदमजात की कुर्बानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे देवताओं को पसंद नहीं आएगी। तो वो सिर्फ उसके हाथ ज़ख्मी होने की वजह से उसे कुर्बान नहीं करते और अपने लोगों को हुक्म देता है कि इसे ले जाओ और इसे जंगल के बाहर छोड़ दो। बादशाह जब जंगल के बाहर पहुंचता है और जहां वो जंगली लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, उस वक्त अपने वज़ीर की बात याद आती है उसे कि इसमें भलाई है। दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती हैं, लेकिन हमेशा इस बात को ख्याल में रखिए कि खुदा का शुक्र अदा कीजिए, भगवान का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि हर काम में कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। सही बात। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैं अपने इब्तदाई जो कलमात हैं प्रोग्राम के उसके अंदर ही देना चाहता था, क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अब इसी प्रोग्राम का हम बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और जैसे कि हमेशा की तरह हम सबसे पहले अपने को-होस्ट से बात करते हैं और फिर हमारे मेहमान जो हमारे स्पेशलिटी गेस्ट हैं उनके साथ बात करेंगे। थोड़ा सा उनके मुतालिक बताना चाहता हूँ कि उनका नाम निशिकांत बाली है। मेरे ख्याल से कैलगरी ने बहुत सारे अच्छे सिंगर्स प्रोड्यूस किए। मुझे ये फ़ख्र है कि आज जो हस्ती हमारे साथ है वो उन तमाम अच्छे सिंगर्स की कहीं ना कहीं तौर किसी ना किसी तरीके से उनकी रहनुमाई करते रहे हैं, उनके टीचर रहे हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके साथ मौसीकी पे बहुत डिटेल बात करनी है हमें आज, और जो कि 25 फरवरी को हमारा सलाम नमस्ते कनाडा प्रोडक्शंस लिमिटेड का जो प्रोग्राम आ रहा है, शाम गीत और गज़ल, उसके अंदर हमारा ये समझ लीजिए हमारी खुशकिस्मती है कि निशिकांत भाई उस प्रोग्राम के अंदर लीड सिंगर हैं और आप तमाम को अपनी मौसीकी से महसूस करेंगे। तो इससे पहले उनके साथ बातों का सिलसिला शुरू करें, पहले मैं चाहूँगा कि सलमा जादव जी और जलाल लाडक जो कि मेरे को होस्ट हैं उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करें।
तो सलमा आपा जी कहिए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मज़े में हूँ और ज़रा खुश भी हूँ क्योंकि आज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी है जो कि बहुत कम लोगों को आज नसीब होती है। तो आप देख रहे होंगे मैं आज ज़रा ओवर ड्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ नहीं तो अच्छा, तो मैं उसमें असल में यहाँ से सीधी रिकॉर्डिंग करके मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं सबसे पहले अपने हाजरीन को सलाम, नमस्ते, आदाब, याली मदद करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और हमें जो अकबर ने कहानी सुनाई, एक किस्सा सुनाया, बहुत ही खूबसूरत था। तो आप, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जलाल कैसे हैं आप? बस बिल्कुल जी सलमा जी, आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत दिल कर रहा है। नहीं तो अपना ईमेल इसलिए आज हमारे जो निशिकांत बाली साहब हैं, आज जो यानी म्यूजिक की बात होगी तो कल मैं इंडियन आइडल देख रहा था, वन ऑफ द जो है पुरानी एपिसोड जी, तो उसमें आपको याद होगा जब जो खुदा बख्श की जब अम्मी आई थी, जी जी, वो गाना गाया था जी, अली दा पहला नंबर जी, जो स्ट्राइक हुआ कि ये गाना कितना मशहूर है बहुत पूरी दुनिया में जी। अगर आपको याद हो अपना यानी सलमा जी, हम जब भी गए थे वो जो मीका सिंह के शो में जी, उसने शो शुरू किया इसी गाने से। और सारे अच्छे से अच्छे सिंगर, लीड सिंगर उन्होंने अपनी जबान में ये जरूर गाया जी। तो हमारे ये जो हजरत अली जो है करमल्लाह वजह, इनकी इतने वेल जो रिस्पेक्टेड है सारे रिलीजन में। सारे आप देखो कितने लोग जो एग्जांपल देते हैं कि अली का कॉल ये है, अली की से एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स कि ये गाना बहुत आला है। तो मुझे ये था कि आज आपको जो है मौसीकी की बात होगी, गाने की बात होगी, ये गाना बहुत ही मुनफरिद है, सबका मशहूर गाना सबसे ज्यादा। और इसका किसी फेथ से कोई ताल्लुक नहीं है। आई थिंक लाइक ये इस तरह का सॉन्ग है जैसे कि लोग हिंदू लिटरेचर में भजन गाते हैं, राइट? इसी तरीके से दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ये इतना फेमस है कि ये विदाउट एनी रिलीजन हर एक के दिल को स्ट्राइक करते हैं। तो आई थिंक लाइक ये बड़ी अच्छी बात है। सलमा आपा, आपकी तरफ एक बात कहना चाहूँगा, जो आपके दोस्त की जिनकी 50वीं एनिवर्सरी है, क्यों नहीं आप उनको विश कर दूं? अच्छा, ये मैं इन लोगों को विश करना चाहती हूँ। ये है अहमद याया और नजमा याया। ये हमारे बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं और आज उनकी 50वीं शादी की सालगिरह मनाई जा रही है और हम सब लोग जमा हो रहे हैं उनको उनके साथ ये वक्त गुजारने के लिए। तो माशाल्लाह से उनको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि बहुत कम लोगों को ये, और हमारी टीम की तरफ से हमारी हम सलाम नमस्ते कनाडा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब मिलकर ये बहुत अच्छा मुबारक दिन उनके साथ गुजारेंगे। और लेकिन जो बिरयानी की प्लेट के बगैर बड़ी अपना फीकी फीकी लग रही है। अच्छा, इस वक्त तो मैं नहीं दे सकती, इसीलिए कि वहाँ पर भी खाना जब पहुँचेगा, जब भी खाया जाएगा, तो क्यों नहीं आप हमारे। तो निशिकांत भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके साथ हमेशा बड़ी खुशी होती है। एक तो लाइक आपकी संगीत के अंदर इतनी रुचि है, जिसे कहते हैं लाइक बहुत एक्सपीरियंस्ड सिंगर्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। रेडियो पे तो आप आ चुके हैं, टीवी प्रोग्राम में ये पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए। तो निशिकांत जी, आपके बारे में हम सब तो जानते हैं, लेकिन आज हमारी जो ऑडियंस है कोशिश ये रहेगी कि आपके बारे में वो कुछ जाने। तो कुछ अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से ये संगीत का सिलसिला शुरू हुआ और इंडिया में आप कहाँ से आपका ताल्लुक है? एक्चुअली संगीत जो है ये मेरे बुजुर्गों से, पुश्तों से आ रहा है। राइट। मेरे ग्रैंडफादर जो थे पटियाला घराने के उस्ताद थे वो। अच्छा। माशाल्लाह। तो मेरे फादर भी बहुत क्लासिकल के बहुत पहुंचे हुए सिंगर थे। माशाल्लाह। तो मैंने ये अपनी जो संगीत विद्या है कई उस्तादों से सीखी है। अच्छा। और घर से भी सीखी है। अच्छा। मेरा घराना जो मैं अपने आप को अपने घराने के मुताबिक गाता हूँ, मेरा वो पटियाला घराने से ही बिलोंग करता हूँ मैं जी। तो मैंने क्लासिकल वोकल में मास्टर की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। हाँ जी। और उस टाइम के दौर में हमने बहुत इनामात जो हैं जीते हैं, इंटर कॉलेज म्यूजिक कंपटीशन, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में, ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी म्यूजिक कंपटीशंस वगैरह के अंदर। तो बहुत यंग एज में मैंने रेडियो पे गाना शुरू कर दिया था, युववाणी प्रोग्राम दिल्ली से। तो अंडर 16 में होता था वो, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा। तो पर धीरे धीरे वो ग्रेड बढ़ता जाता है, आप सी क्लास, बी क्लास, फिर ए क्लास आर्टिस्ट ऐसे बनते जाते हो। ओके। हाँ जी। तो वो आपको ऑडिशन देना पड़ता है, तो उसमें आप फिर तो क्वालिफाई हो जाते हो। तो फिर जो मेरा जोन था, मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो मैं दिल्ली से
क्वालिफाइड था और जालंधर से क्वालिफाइड था उस वक्त। अच्छा। उस वक्त रेडियो स्टेशन जो ऑल इंडिया रेडियो जो थे वो दोनों जगह पे थे। तो वहीं से मुझे तकरीबन महीने 2 महीने में प्रोग्राम मुझे आ जाया करता था। अच्छा। हाँ जी। तो शुरू से ही मैं उस वक्त तो इतना था, गजल का दौर बहुत था लेकिन बहुत यंग थे हम जब हमने शुरू किया था गाना। कंपटीशन भी करते थे तो प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट किया था मैंने उस वक्त। ओके। तो हाँ जी, कॉलेज टाइम यूनिवर्सिटी टाइम में बस शौकिया गाते थे। हाँ जी, क्योंकि कंपटीशन होते थे तो कंपटीशन में ज्यादा इंटरेस्ट होता था कि जीत के आना है, जीत के आना है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बस जीत के आना है जी। तो बस इस तरह से मास्टर मैंने की और मास्टर करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गया था। अच्छा। तो आप पहले कैलगरी आए थे? आप सस्केटून में थे पहले? नहीं, मैं सीधा कैलगरी आया था। हाँ, वैसे गया था पहले, उससे लंदन गया था। अच्छा, लंदन से। मुझे याद है उस वक्त 25th एनिवर्सरी थी आगा खान जी की उसको। अच्छा, तो 82 में। 82 के अंदर। तो उस वक्त मैंने बहुत प्रोग्राम किए। एक्चुअली मेरे बड़े अच्छे मुझे म्यूजिशियन वहाँ मिल गए थे, मोहम्मद कासम, वो किंशासा से थे। तो बस उनको बहुत मेरी गायकी पसंद आई। तो मैंने, हालांकि वो जिस होटल में उस वक्त वो सेलिब्रेट कर रहे थे 25th एनिवर्सरी थी जी, तो वहाँ मैंने प्रोग्राम किया था। उस वक्त मेरे ख्याल अबाउट 2-3 हजार लोग थे। या होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे। तो मतलब काफी मैं फेमस हो गए थे इस्माइली कम्युनिटी के अंदर। अभी भी फेमस है लंदन में। तो पहला प्रोग्राम मेरा मैंने लंदन, यहाँ मैं बाद में आया था। अच्छा। तो कौन से साल में आप कैलगरी मूव हुए? कैलगरी में मैं आ गया था 83 में, जो बस सिल्वर जुबली के बाद। हाँ, सिल्वर जुबली के बाद में आ गए थे यहाँ। फिर आपने यहाँ पे 50वीं गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली यहाँ पे थी। आप हमारे जो है रेडियो शो पे तकरीबन 2 साल में आए थे। हाँ, 2 साल पहले। राइट। आई थिंक या तो यहाँ के पानी में कुछ है या तो फिर जो है पटियाला खानदान के पानी में कुछ है। माशाल्लाह ऐसे ही लग रहे हैं। तो आपकी ये जर्नी कैसी रही? अगर आप जो है पहले दिन देखें जब भी आपके जो है कॉलेज के डेज थे, मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, अभी के दिन है, आपको क्या लगा, क्या आपने पाया? देखो, ये तो आप रूह की खुराक है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन ये नहीं कि हाँ मैं जहां मुझे पहुंचना चाहिए था वहां मैं नहीं पहुंचा। मुझे ब्रेक भी मिला। 85 में अनूप जलोटा ने मुझे, मेरा LP पहला रिकॉर्ड निकला म्यूजिक इंडिया कंपनी से। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे ब्रेक भी मिला। कंपनी ने मुझे बहुत पुश किया उस वक्त कि मैं वहां पे आके रहूं बॉम्बे में। तो लेकिन कुछ बना नहीं जाने का, बस आना जाना रहा। तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला चलता रहा, कैसेट्स बनती रही गजलों की। म्यूजिक इंडिया ने बनाई, उसके बाद टी सीरीज ने बनाई, फिर एक निवाको कंपनी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत जाता था कॉन्सर्ट करने, बहुत प्रोग्राम करता था वहाँ। तो वहाँ निवाको कंपनी है, उन्होंने बनाई। अच्छा। सो इस तरह से मतलब के सेटिस्फेक्शन थी। प्रोग्राम करता रहा, पूरे दुनिया में किए हैं मैंने, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका पूरा घुमा हूँ, यहाँ इंग्लैंड वगैरह में पूरा प्रोग्राम किए हैं। तो मतलब कुछ ऐसे कुछ महसूस नहीं होता कि मैंने कुछ किस चीज की कमी है या कुछ खोया। मैंने क्लासेस टीच कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। मुझे 32-33 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। और बड़े अच्छे बड़े सेलिब्रिटी सिंगर्स मेरे से निकले हैं, शागिर्द मेरे जो हैं। तो वो भी बड़ी खुशी होती है हमें कि चलो मतलब हमने किसी को कुछ जो हमें मेरे उस्तादों ने दिया हमने आगे वो बांट दिया। तो आप क्या क्या सिखाते हैं, कौन सी इंस्ट्रूमेंट? मेरा मेन जो है वो है वोकल। हाँ, अच्छा। मैं वोकल क्लासिकल टीच करता हूँ। अच्छा। पर क्योंकि मैंने मास्टर की हुई है, और ये मास्टर भी देखो मैं BA में था और मैं MA के स्टूडेंट को टीच करता था। अरे वाह, क्या बात है। और रागाज मुझे इतने पहले ही पता थे कि मैं MA के क्लासेस को टीच करता था। क्या बात। और हमारे चंडीगढ़ में क्या था कि लड़कों के लिए रेगुलर कॉलेज नहीं था, म्यूजिक के लिए लड़कियों के लिए था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अच्छा। तो जब मैंने मास्टर की तो उस वक्त मैं खुद ही पढ़ा हूँ, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। अच्छा। तो और सेकंड क्लास में पास हुआ। अच्छा। विदाउट एनी ट्रेनिंग, अपने आप ही पढ़ करके, अपने आप ही रियाज करके सारा कुछ। अच्छा। तो बस 33-34 साल से टीच कर रहा हूँ। बहुतों को, मेरे ख्याल हजारों लोगों को टीच कर दिया, लेकिन उनमें से
5-6 जो हैं अच्छे सेलिब्रिटी निकल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें बहुत खुशी है इस चीज़ के बारे में। आप ये कह रहे थे कि लाइक म्यूजिक के अंदर आपने मास्टर्स किया, राइट? तो उसके साथ साथ आपने रेडियो पे भी आपका मौसीकी का सिलसिला जारी रहा और फिर इतनी जगह आप दुनिया में घूमे। गायकी में कहाँ मजा आया आपको? पुरस्कार मिलते हैं आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर मुझे जो मैंने एंजॉय किया है वो इंग्लैंड की ऑडियंस ने से मुझे बहुत, आई थिंक मैंने सबसे यही बात सुनी है। क्यों? Because maybe वहाँ पर हिंदी आती है। No, something is about it. हाँ, मुझे ये मैं बता नहीं सकता क्यों, लेकिन मैंने उनके अंदर इंथुसियाज्म ऐसा देखा है कि वहाँ पार्टी होती थी महफिल टाइप की, महफिल नुमा। हम बैठे हैं, लोग फ्लोर पे बैठे हैं यहाँ, और इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि बस मैं शुरू करूँ। सब लोग बैठे होते थे और 1-2 फैमिलीज हैं जिनके मैंने शुरू किया, मतलब रात को 9 बजे प्रोग्राम शुरू करते थे और सुबह 4 बजे खत्म। जी, क्या बात है। तो इतना मजा आता था। गाने वाले को है कि सुनने वाले बैठे हों। जी जी जी। सबसे वो जो आपका जो वाइब्स होते हैं ना बिटवीन द सिंगर एंड द ऑडियंस, वो आपको पता चल जाते कि लोग किस तरह से इंटरेस्ट पैदा उनमें हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, सब पता चल जाता है जो गाते हैं उन लोगों को। हाँ, और मेरे ख्याल से लाइक सिंगर्स जो होते हैं लाइक उनको सबसे ज्यादा इसी की ख्वाहिश होती है जी। आई मीन लाइक मुझे अच्छे सुनने वाले मिले और इंकरेजिंग हो। मेन क्या होता है कि जब प्राइवेट पार्टीज होती हैं उसमें थोड़ा क्लोजनेस ज्यादा होती है। जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लोग जो होते हैं फारिग होके फ्री होकर के अपने एक एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, और मैं इतना सरप्राइज था कि मैं थक गया था, वो नहीं थके थे। अरे वाह, क्या बात है। 4 बज गए तो सुबह मुझे याद है, मैं मेरी ब्रदर इन लॉ रहते थे कैंट में, मैं इंग्लैंड वगैरह में प्रोग्राम करता था लंदन में, तो वहां से जब निकलते थे 4 बजे तो उनकी शॉप थी, तो वो सुबह 6-7 बजे शॉप खोलती थी मेरी सिस्टर इन लॉ। अच्छा। तो मतलब उनसे हाथ जोड़ के कहते थे जी अब बस नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दीजिए कुछ तो लोग इतना एंजॉय करते थे। नहीं वैसे हमने तो आपको सुना हुआ है, हम भी बहुत एंजॉय करते हैं आपको जैसे कि सबके कोई ना कोई मेंटोर या कोई ऐसे सिंगर्स होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप, मुझे मालूम है कि आप मेहदी हसन और गुलाम अली और सबके गाते हैं, गज़लें गाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा जो आपको दिल को लगते हैं वो किसकी आवाज़ है? सबसे पहले मैंने कभी मेहदी हसन साहब को सुना नहीं था। अच्छा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारा एज डिफरेंस बड़ा था। मैं प्री यूनिवर्सिटी में था, वो एमए में थे। अच्छा। तो वो थे पंजाब साइड के, उधर हुशियारपुर की तरफ के। अच्छा। जाट थे वो। तो वो कॉलेज टाइम के अंदर जब कोई फंक्शन होता था तो वो गजलें गाते थे। अच्छा। हम फिल्मी गाने गाते थे। अच्छा। तो वो जो गजलें गाते थे वो मेहदी हसन साहब की गाते थे उस वक्त। अच्छा। उस टाइम की मुझे भी याद है, महफिल तो अजनबी थी, तुम भी हुए पराए, मंजिल पे आ गया हूँ मंजिल नजर ना आए। तो ये गजलें हमने उस वक्त उनसे सुनी। अच्छा। तो बस जैसे जैसे वो गाते गए मुझे इंटरेस्ट होता गया गजलों में ज्यादा। अच्छा। फिल्मी से। अच्छा। तो मैं उस वक्त बहुत यंग था, बहुत ही यंग था। तो मैंने अडॉप्ट कर लिया गजल का। अच्छा, क्या आपको गजल का? हाँ जी। तो उस वक्त हम पता नहीं वो ट्रांजिस्टर होते थे छोटे छोटे, वो शॉर्ट वेव पिक भी नहीं करते थे पाकिस्तान से। जी जी जी। बड़े शोर शराबे के अंदर हम उनको सुनते थे, कान लगा करके सुनते थे और लिखते थे क्या वर्ड्स हैं क्या उनके। तो बस तब से ये शौक था मेहदी हसन साहब को मैं सुनना चाहता था। जी। तो निशी भाई अगर आप देखिए म्यूजिक के हवाले से तो जितने राग्स हैं आजकल, जैसे इंडियन आइडल आ रहा है तो काफी लोग जो अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो आप जब भी देखते हैं ऐसे प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कि कहीं राग मिल रहा नहीं मिल रहा? आप कभी टीवी को देख के चीखते ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। देखो हर किसी के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि टीवी के ऊपर आना या रेडियो पे गाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो भी वो गाते हैं वो अच्छा गाते हैं। मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने सुना है जी, और कईयों को मैं सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको सुनकर। जी, सही कह रहे हैं आप। ये तो ये ऊपर वाले का बंदा है। जी जी। क्योंकि गिफ्टेड है वो, सीखे भी नहीं है, अभी पैदा हुए 8-10 साल हुए हैं। जी, हैं और इतना अच्छा गाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं होता,
क्योंकि देखो हम भी के थ्रू गए हैं जी, सही। लेकिन हमने इतना लंबा सफर तय किया है रियाज कर करके, लेकिन वो बिना रियाज के इतना अच्छा गा रहे हैं। मैंने सेमी क्लासिकल भी सुना, अभी एक मैं लड़की को सुन रहा था, हुसैन बख्श साहब की गजल, वो यूट्यूब में मैंने उसको सुना है, क्या लड़की ने गाया है। अच्छा, या आप तो ज्यादा अप्रिशिएट, हमसे ज्यादा आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा उसकी जो हरकतें, जो मुर्कियां, जो आवाज के अंदर जो उसकी वेरिएशंस थी, अरे वाह, इतनी क्लैरिटी थी उसके अंदर, अरे कि मैं कहता हूँ कि उसमें एक भी उसमें सुर जो ढीला मुझे दिखाई नहीं दिया। कितने साल की थी? मुश्किल मेरे ख्याल 9 या 10 साल की। और अब इमेजिन करें, अभी तो उसके पास कितनी उम्र पड़ गई रियाज करने के लिए, तो दूसरी लता मंगेशकर बन जाएंगी। कोई शक नहीं इसमें। लेकिन अकेली वो नहीं, मैंने कईयों को सुना और पिछले 7-8 साल से जब से शुरू हुआ है बच्चों का, मैं सुनता आ रहा हूँ, और क्या वो गाते हैं। जी, सही कह रहे हैं, कमाल है। हमने ये जो नहीं, अभी आपने जो वर्ड यूज किया हरकतें, हमने बहुत बार सुना है अभी, इसका थोड़ा मतलब देखिए, हरकतें ऐसी होती हैं, हमारे एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम अलंकार बोलते हैं। तो अलंकार के अंदर हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं, जो पैटर्न्स को हम रियाज करते हैं गले को साधने के लिए। तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, तो वो डेली का रियाज होता है। अच्छा, वो कहते हैं कि जितनी शुगर डालोगे उतना मीठा होगा। सही बात। तो आप जितना रियाज करोगे उतना आपका गला सधेगा, उतनी जो हरकतें जो हैं मुर्कियां छोटी छोटी, वो बड़ी रिफाइंड निकलेंगी। सही, राइट, सही बात। तो वो उसकी ट्रेनिंग है, जिसके ट्रेनिंग के थ्रू हम ये सीख सकते हैं और सिखाते हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या दैट्स अमेजिंग। लाइक तो निशिकांत भाई, लाइक अभी इतना लंबा अरसा मौसीकी का हो गया, आपके स्कूल के हवाले से कुछ जानना चाहूँगा। इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइक आपने सिखाया और अभी भी सिखा रहे हैं, राइट? तो किस तरीके से वो आपको कांटेक्ट करें? लाइक इज इट लाइक थ्रू टेलीफोन नंबर, और लाइक और क्या क्या क्लासेस आप, कौन सी सर्विसेज आप ऑफर करते हैं? मैं एक्चुअली ये क्लासिकल भी सिखाता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल भी सिखाता हूँ। ओके। इंस्ट्रूमेंटल में सितार है, तबला है, और कीबोर्ड है, हारमोनियम है। मेन जो मेरा होता है वो वोकल ट्रेनिंग होती है। वोकल ट्रेनिंग आप देते हैं? तो मेरे कई स्टूडेंट बड़े भी हैं, मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चे ही हैं। तो आपके कौन सी उम्र से कौन से देखो जी, मेरे 6 साल की उम्र से लेकर के 77 की एज तक मैं सिखा रहा हूँ। क्या बात है। शौक के लिए कोई कोई एज नहीं, एज लिमिट नहीं है। देखो अभी जो ये रेड एफएम आइडल भी होता है, दूसरे भी अभी आइडल में होते हैं, तो उसमें हर तरह की एज के लोग आते हैं। सही है ना? और मैं देखता हूँ कि ये इतना इंटरेस्ट लोगों में बढ़ गया है जब से ये आइडल शुरू हुए हैं। जी कि वो हर कोई चाहता है जीतना। तो लेकिन जो मेहनत करते हैं वो जीत जाते हैं। सही बात, बिल्कुल। मेहनत जितनी मेहनत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। तो निशिकांत जी, आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और लाइक कुछ होना चाहिए मौसीकी का। देखिए मुझे पता था, लेकिन मुझे जलाल भाई ने बताया नहीं कि आप हारमोनियम लेके आना या कुछ ऐसे, तो आपको पता है बिना इंस्ट्रूमेंटल के सुर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं बिल्कुल, मैं इसको समझता हूँ। मैं तो सबसे ये इल्तजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 को आए और थोड़ा सुनने की जगह बहुत बड़ा सुने, क्योंकि निशिकांत भाई को लाइक हम सब ने सुना। I mean, like, इन्होंने हमारे रेडियो पे आके लाइव परफॉर्मेंस किया था, और उस वक्त वो पहला मूवमेंट था मेरे ख्याल से जब हमने इनको सुना था। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड। उन्होंने खत्म कर दिया और हम ऐसे ही बैठे हुए राइट। फिर हमें ख्याल आया कि हमें बातें करनी है यहाँ पे, लेकिन वाकई इनकी जो आवाज़ है वाकई बहुत मिसमराइज्ड है। लाइक आप उनको सुने तो आपको, और एक और बात है निशिकांत भाई आपकी जो मैंने महसूस की, और मेरे ख्याल से सलमा आपा और जलाल भाई ने भी महसूस की होगी, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं कि लाइक उर्दू आप नहीं पढ़ते, राइट? उर्दू मुझे पढ़नी नहीं आती, बोलनी आती है, बोलता हूँ। बोलते इतना अच्छा है और तलफ़ुज़ इनका A1 है। लेकिन आपके पटियाला से जो लोग होते हैं वो तो ज्यादातर पंजाबी बोलते हैं ना? पंजाबी बोलते हैं। तो आपके घर की
पंजाबी। तो फिर जो ये जो उर्दू आप इतनी अच्छी बोलते हैं और इतना अच्छा तलफ़ुज़ है, तो वो किस तरीके से? देखो हमारी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एक, जी, उर्दू के प्रोफेसर थे जी। तो जब भी हम प्रोग्राम करते थे या कंपटीशन में जाते थे, जी, कोई भी नई गजल बोलते थे, गाते थे, तो पहले उसका तलफ़ुज़ जो था वो हम उनसे करेक्ट करवाते थे। अच्छा, क्या वो कहते थे गाओ बोलो, तो जो भी वर्ड हम बोलते थे तो वो उसको वो करेक्ट करते थे कि इस तरह से बोलना है, इस तरह से गाना है। तो जब एक गजल को आप 10 बार गाओगे तो ऑटोमेटिकली वो नहीं, वो तो क्योंकि मैंने कई गजल सिंगर सुने हैं और अपने फिल्मी सिंगर भी सुने, लेकिन कई कई जगह पे एक या दो इस तरह के, एक तो सबसे जो चीज मैंने वो की है, वो गैन नहीं बोल सकते, हाँ गम बोलेंगे, गम की जगह। और मुझे like I find it so odd, you know, कि गैन आप इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, इतना अच्छा गजल गा रहे हैं, ऊपर से आपका तलफ़ुज़ सही नहीं आ रहा, गैन बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, फिर की जगह, you know, like ये 2-3 चीजें जो होती हैं वो कई मैं पकड़ लेती हूँ, और मुझे बहुत अजीब लगता है जब, क्योंकि वो पूरा उसका जो मजा होता है ना, वो काइंड ऑफ जरा सही नहीं, और की जगह है बोलेंगे, लाइक यू नो, जो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये स्पेसिफिकली लाइक जो गजल सुनते हैं लोग, जी जी, वो राइट अवे पकड़ लेते हैं। जी बिल्कुल, ये चीज गलत है। अब गजल को भी कई लोग गजल बोलते हैं। हाँ, गजल बोलते हैं, और गजल एंड गजल का मुझे याद है कि वो जो हमारे जो थे लेजेंडरी जगजीत सिंह साहब, उन्होंने कहा था कि अगर किसी को गजल बोलनी या तो पढ़नी है या तो गानी, उनका जो है तलफ़ुज़ अच्छे, हाँ, तलफ़ुज़ बहुत जरूरी है, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, वो तो ब्रेकअप हो गया। बिल्कुल। हालांकि आजकल बहुत जो गजलें जो बहुत गाते भी हैं, बहुत सिंपल कर दी हैं, तलफ़ुज़ बहुत सिंपल है, अल्फाज बड़े सिंपल उसके होते हैं, तो वो उसको समझने में भी मुश्किल नहीं है और बोलने में भी इतनी मुश्किल नहीं है। मुझे एक बात जल्दी से मैं बता दूं, अरविंदर सिंह जी आए थे और बड़े ही बहुत ही अच्छे दोस्ताना शख्सियत है उनकी, और उन्होंने कहा था कि एक ज़माना था कि मेहदी हसन साहब की गज़लें होती थी और लोग वाह वाह करते थे, फिर दूसरे लोगों का, जगजीत सिंह जी का दौर आया, बोला फिर मैंने भी गज़लें गाई तो मेरी गज़लों पे तो लोगों ने भंगड़े पाए हैं। तो निशिकांत भाई, यही बातें चल रही थी गज़लों की। गज़लों के हवाले से मेहदी हसन आपके फेवरेट हैं, जगजीत सिंह जी, गुलाम अली साहब, ये सभी, हाँ, तमाम लोगों को आपने बहुत सुना। पर्सनली लाइक जो पोइट हैं, उसके अंदर कोई प्रेफरेंस है शायरों के अंदर? देखो, शायर तो मुझे तकरीबन फैज़ अहमद सैफ की मैं काफ़ी गाता हूँ। ओके, हाँ जी, और शमीम जयपुरी हैं, कतील शिफाई हैं। कतील शिफाई, वाह क्या बात है। तो इनकी गज़लें मैं काफ़ी गाता हूँ, और पुराने तो हैं ही हैं, दाग हैं, गालिब हैं, जी जी, जी, इकबाल। तो लेकिन पुराने शायरों की गज़लें ज़्यादातर महफिल में गाता हूँ, क्योंकि लोग सिलेक्टेड ऑडियंस होती है, राइट। और जैसे आपका ये प्रोग्राम है, इसमें हर तरह के लोग होंगे, तो उसमें मैं बड़ी सिंपल सिंपल चीजें रखता हूँ, ताकि हर कोई समझ सके, और जो पॉपुलर वाली हैं, पॉपुलर जो हैं, क्योंकि हम हमारे देखने वालों को बताते चलें, जिस का ये जिक्र कर रहे हैं वो 25 फरवरी को कैलगरी में मॉन्ट्रे पार्क में होने जा रहा है, और हमारे लीड सिंगर हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, उसकी जिक्र हो रहा है। तो हमारी ऑडियंस हर तरह की होगी, तो ये हर तरह के गाने, गीत, गज़लें सब गाएंगे। तो आप भूलिएगा मत, 25 फरवरी को रात के 8 बजे मॉन्ट्रे पार्क कम्युनिटी सेंटर में, और टिकट्स हम सबके पास हैं, और आप हमसे किसी तरह भी रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर ले सकते हैं। तो मत भूलिएगा 25 फरवरी को रात के 8 बजे, और टिकट बहुत ही मुनासिब है, जो सिर्फ $20 है। तो अगर आप पहले से टिकट लेंगे तो $20, अगर आप वहाँ पे आके लास्ट मिनट पे लेंगे तो $25। तो इसका ख्याल रखिएगा, आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेंगे इसके साथ साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे पान भी हो जो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। महफिल बहुत अच्छी जमने वाली है, तो मत भूलिए, अभी से आपके कैलेंडर में नोट कर लीजिए, और आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं थ्रू सलाम नमस्ते कैनेडा प्रोडक्शन टू गेट आवर टिकट्स। तो ये जिक्र उनका हो रहा है कि वहाँ हर तरह के लोग होंगे, और ये हर तरह का गाना, गीत, गज़ल सब कुछ हमें। कैलगरी में मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं। जी जी जी, जो पुरानी ऑडियंस है वो तो मुझे जानती है बड़ी अच्छी तरह से, और खास करके मैंने स्माइली कम्युनिटी के लिए बहुत
बहुत कॉन्सर्ट किए हैं यहाँ पे, यहाँ भी किए हैं, वैंकूवर में भी किए हैं, एडमंटन में भी बहुत किए हैं। हाँ, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनको शायद मेरे बारे में अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके अभी हमारे, मैं जब टिकट्स दे रही थी किसी को तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कौन गाने वाला है, तो मैं, वो अभी बहुत अरसा नहीं हुआ वो पाकिस्तान से मूव हुए यहाँ पर, तो मैंने उनको आपका नाम बताया तो उन्होंने कहा ये कौन है, क्योंकि वो शायद आपको नहीं जानते थे। तो मैंने कहा आप इनको गूगल कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने इनको गूगल किया और फिर आके मुझसे कहने लगी लेकिन वो तो सिर्फ पंजाबी गाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो सब तरह के गाते हैं और ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑडियंस क्या सुनना पसंद करेगी। तो फिर मैंने जब उन्होंने बताया तो कल उन्होंने मुझसे 2 टिकट राइट अवे ले लिए, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा देखिए, मैं आपसे बता रही थी कि बहुत जो थोड़ा सा गैप हुआ, इनके इवेंट्स अभी रिसेंटली बहुत नहीं हुए, तो जो नए लोग आए हैं वो इनको इतने ज्यादा अच्छी तरह, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है तो फिर वो लोग YouTube में जाते हैं या गूगल करते हैं, तो इस तरह से लोगों को पता चलता है। एक जो फीडबैक मेरे पास आया लोगों का जो निशिका जी को जानते हैं, उन्होंने राइट अवे बोला कि यार ही इज अ फैबुलस, बिल्कुल, तो इनके कॉन्सर्ट मिस नहीं करने चाहिए। तो ये खुशी होती है हमें कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये हमारे लिए, हमारे इवेंट के लिए ये कर रहे हैं। तो निशि भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि आप भी जैसे, यानी कि आप जैसे पटियाला से आते हैं, तो ऐसा क्यों है कि जितने क्लासिकल जो आते हैं, मोस्टली जो क्लासिकल जो सिंगर्स है, जो अपना जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तबला या सितार, वो अपना पटियाला से ही आते हैं? ऐसी क्या वजह है वहाँ पे क्या? पटियाला जो है घराना है, एक फैमिली है जहाँ से वो सीख के आते हैं। तो इसी तरह के बहुत घराने हैं, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, किराना घराना है, दिल्ली घराना है, तानसेन का। हाँ जी, तो ये इस तरह के ये एक घराने हैं जिनकी डिफरेंट जो स्टाइल है उनका सिंगिंग का वो डिफरेंट होता है। अच्छा, तो क्या डिफरेंट होता है? अभी लेट्स से कि आप ये क्लासिकल है जैसे, तो क्लासिकल अगर मैं गा के बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से ये गायकी होती है। अच्छा। तो उनके स्टाइल, जो तानों के स्टाइल डिफरेंट होते हैं, उनकी जो वेरिएशंस होती हैं गाने के अंदर या क्लासिकल के अंदर वो डिफरेंट। अब गुलाम अली साहब जो है वो उनका, मेहंदी हसन साहब का बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है, ठीक है ना। तो गुलाम अली साहब का पटियाला घराना है। अच्छा, हाँ जी। तो इस तरह के सब सिंगर के डिफरेंट घराने होते हैं। तो जो जैसे कि कोई मौसीकी को अच्छी तरह जानता हो तो उनको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, इस तरह से होता है जी। ओके, तो दोस्तों इतनी मज़ीद और अच्छी बातें हो रही हैं पटियाला घराना। जैसे कि एक दफ़ा जब आपको रेडियो पे लाए थे हम, तब आपने कहा था पटियाला की 2 चीज़ें बहुत मशहूर है, एक तो गायकी और एक पटियाला पैक। तो इन्होंने ये बात कही थी और मुझे वो बात आज तक याद है, हालांकि उसको 2-3 साल हो गए, लेकिन है ना पटियाला घराने की बात अलग है। हर घराने का अपना एक अंदाज होता है, जैसा कि निशिकान भाई ने बताया। मेरे ख्याल से अब हमारे पास जो बातों का सिलसिला है वो तो और मजीद जारी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी किल्लत होती है। जी निशि भाई, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ऑफ कोर्स आप इतने सालों से आप जो सिखा रहे हो, 30-32 साल हो गए, और आपके शागिर्द जैसा आप कह रहे थे कि तकरीबन 5 आपके यानी ऐसे हैं कि जिन पर आपको भी नाज होता है जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं कि अपना कौन है जिससे जो इतने आगे बढ़ चुके हैं? देखो, राघव है, वो बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था, 6-7 इयर्स ओल्ड। अच्छा, जब उसने शुरू किया तो उसको 6-7 इयर्स के करीब मैंने सिखाया है। और एक वो प्रोफेसी हला है, नील चट्टा, तो ही इज वेरी पॉपुलर, पंजाबी सिंगर है अभी। फिर मनप्रीत मन्ना है एक, अच्छा, मनप्रीत, राज रंजोत है, दर्शन खेला है, ये पंजाबी सिंगर हैं सभी, दे आर वेरी पॉपुलर। अच्छा। तो आपको नहीं लगता आप जब भी देखते हैं, जब भी उनका प्रोग्राम देखते हैं या उनका जो है कॉन्सर्ट देखते हैं, अंदर से कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है, बहुत अच्छी फीलिंग्स, क्योंकि बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं जी, बड़ी इज्जत करते हैं, जब भी आते हैं मिलते हैं, फोन करते हैं जी। तो मतलब अच्छा लगता है कि चलो कुछ अचीव किया हमने जी, ठीक है ना, कि हमने किसी ना किसी को सिखाया है, वो कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। अभी राघव का बेला सेंटर में प्रोग्राम हुआ था ना, या 2-3 वीक पहले, या दैट्स राइट, राघव का हुआ था जी, उसका था। ये भी प्रोफेसी वाला जो है, ये भी तकरीबन
ये ज्यादातर बाहर ही रहता है। हाँ, मुझे याद है जब भी आपने मुझे इसका नंबर दिया था, उनको मुझे जो रेडियो पे लेना था, राइट, तो वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, उसने मुझे 3 फोन किए, 2 बार मैंने उठा, सो अपना ही कॉल मी 3 टाइम्स, बोला कि मुझे अपना निशी साहब ने बोला है, निशा बोला है मुझे फोन करने के लिए। इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, प्रोफेस ही इज वेरी फेमस इन वेरी फेमस, दैट्स ट्रू, वेरी फेमस। तो इंशाल्लाह आप हमें उस दिन किस किस सिंगर्स के गाने सुनाने वाले? मैं आपको सभी सिंगर के गाने सुनाऊंगा और हमारी और हमारे ऑडियंस की फरमाइश पे भी आप सुनाएंगे? मैं सुनाता हूँ बिल्कुल, चाहे मैं 2 लाइनें सुनाऊँ, पूरा नहीं आएगा पर सुनाऊंगा जरूर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नहीं तो आपके मुझे मालूम है अभी रिसेंटली एक शादी की रात, मेहंदी की रात को मैं वहाँ पर मौजूद थी, तो आपने बड़ी अच्छी गजलें गाई थी और हम लोग सब बैठे आपको सुन रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो हम यही चाहते हैं कि उस 25 की रात को भी वो, हाँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत हम एंजॉय कर रहे थे। तो आप मेहदी हसन, गुलाम अली और किस किस के पंजाबी में किसको पसंद करते हैं? देखिए मैं सबको गाता हूँ जी। पहले तो मैं सूफी कलाकार जो है नुसरत फतेह अली, राहत अली, इनको गाता हूँ जी। फिर गजलों में जगजीत साहब, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, इनको गाता हूँ। अच्छा। फिल्मों में, फिल्म के लिए अगर आप कहें तो मुकेश, रफी साहब, अच्छा, मन्ना डे साहब, अरे वाह, इन सबको गाता हूँ। अरे वाह, तो क्या बात है। लता जी को भी गाता हूँ। क्या बात है। तो बड़ी क्या चाहिए और क्या चाहिए हम लोगों को, इतनी अच्छी महफिल जब सेमी क्लासिकल शायद ही कोई सिंगर यहाँ गाते हो, शायद आपने सुना हो ना सुना हो पता नहीं, पर मैं सभी गाता हूँ। लागा चुनरी में दाग है, मधुबन में राधिका नाची रे, झनक झनक तोरी बाजे पयलिया, ये बड़ा अच्छा है। आई थिंक हमें टाइम लिमिट वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। उसी लिमिट में कर दूंगा खत्म। तो अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप अपने प्रोग्राम में ब्रेक ले, हम जिस तरह के रिफ्रेशमेंट भी सर्व करना चाह रहे हैं, जैसे कोई सिंगर होते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई अब महफिल अच्छी जम गई है, अब ब्रेक नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं पार्टी संभाल लेते हैं। अच्छी बात है। वहाँ भी आपने देखा था जी, वहाँ पर जी आपने ब्रेक लिया था चाय वगैरह के लिए थोड़ी देर 15-20 मिनट या, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, मैं आपके मुताबिक। जी जी। अच्छा, एक बहुत जरूरी है कि जो इनके साथ जो अपना प्ले कर इंस्ट्रूमेंट पे है, हमारे अपने बलजीत कलसी साहब जो एडमिंटन से हैं, और जसबीर भाई वो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, दोनों यानी कि बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट, एब्सोल्युटली। तो इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज इस डेट को याद रखिएगा, 25 फरवरी कैलगरी में मॉन्ट्री पार्क के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ कैलगरी, निशिकांत बाली जी, हमारे इस प्रोग्राम में परफॉर्म करेंगे। बलजीत और जसबीर, ये दोनों हमारे वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा प्रोग्राम, और ये हमारी बहुत सारी यानी रातों की मेहनत का नतीजा है। सलमा आपा, जलाल भाई और मेरी जानिब से जो हमारी कंपनी है सलाम नमस्ते कनाडा प्रोडक्शंस लिमिटेड, हम लोग बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम ला रहे हैं आपकी खिदमत में। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर आएंगे। और टिकट के लिए salamnamastecanada.com पे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं जी। तो मजीद कई बाहर भी दुकानों पे भी रखी हैं जी, जनरल फूड पर और के जनरल फूड पे अमीर पान वाले के पास भी है, और हम तीन के पास भी हैं। तो दोस्तों आपकी सहूलत के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। प्लीज़ अगर आप चाहें तो कोई भी एक तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे यही बात रहेगी कि हमारा 25 तारीख को ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसको ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी गज़ल गायकी ऐसे यानी कि नॉर्थ अमेरिका में सुनने को नहीं मिलती। बहुत कम गज़ल गायक हमारे पास मौजूद हैं, तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर टिकट ले सकते हैं, और वेबसाइट का एड्रेस है salamnamastecanada.com पे। वहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन तो जलाल भाई, सलमा आपा और मुझसे ख़रीद सकते हैं। और अगर कैलगरी के अंदर हैं तो ओके जनरल फूड स्टोर के अंदर टिकट दस्तयाब होंगी। जाते जाते सलमा आपा, जलाल भाई, कुछ फाइनल मैसेज? ये कहूँगा कि आप अपनी टिकट जल्दी ले लें, इसलिए कि टिकट ज़्यादा नहीं अवेलेबल है, हमने खरीद लिमिटेड रखी है टिकट्स। अगर अभी लेंगे तो आपको $20 की पड़ेगी, या फिर $25 आपको देने पड़ेंगे।
तो निशिकांत पाल इधर ही हैं, तो आज जल्दी टिकट ले लें ताकि हमारा शो जल्दी पूरा हो जाए। जी बिल्कुल। और 25 तारीख को मत भूलिएगा, आप मिस करेंगे जब आप दूसरों से सुनेंगे कि कितनी अच्छी रात थी और क्या महफिल जमी थी, फिर आप लोगों को बहुत अफसोस होगा। तो इसलिए मत भूलिएगा 25 फरवरी को रात के 8 बजे मॉन्ट्रे पार्क में, और टिकट्स हम सबके पास हैं। आप हमसे रुजू कर सकते हैं या आप salamnamastecanada.com पे जाकर और वहाँ से भी आप टिकट खरीद सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है, तो अब हम सबको इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और हमें अपने फीडबैक भेजना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज।